ओके ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 101, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 सामने है, आप देख रहे हैं। एंड क्वेश्चन सेज द रे फ्लो रेट्स हैव। सो आपको मालूम है कि सनफ्लावर आपने देखा है, सनफ्लावर में डिस्क में कुछ फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस। और सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग हेड नाम देते हैं, हेड। ओके, तो सनफ्लावर के जो डिस्क में फ्लोरेट होते हैं इन्हें बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और इसके बाद यहाँ पर जो फ्लावर जैसा, जो पत्तियों जैसे दिखते हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये भी फ्लावर है, ये सन रेज जैसे जो निकल रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। सो ये पूछा जाता है रे फ्लोरेट्स के बाद जो फ्लावर हैं ये सुपीरियर ओवरी रखते हैं कि इंफीरियर। सो आपको याद रखना, रे फ्लोरेट्स दे हैव इंफीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी क्या होती है वो पहले से मालूम है आपको। अगर ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट बाहर निकले तो ऐसी ओवरी सुपीरियर होती है, और अगर ओवरी के ऊपर वाले पोर्शन से, ओवरी के ऊपर से सारे फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं और ओवरी नीचे रह जा रही है या फिर थैलेमस के अंदर डिप्रेस हो जा रही है, तो ये इंफीरियर ओवरी होती है। सो यू नो दैट सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, आपको मालूम है रे फ्लोरेट्स इसका आंसर होगा। सो 101 का आंसर, रे फ्लोरेट हैव द इंफीरियर ओवरी। ओके, इसके बाद 102 है। ये जो 102 क्वेश्चन है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूं। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for the further sewage treatment? केवल लैंग्वेज मुश्किल हो सकती है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग पहले कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। और प्राइमरी ट्रीटमेंट का किया हुआ पार्ट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट पार्ट होता है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके जाते हैं। याद रखना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फिजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे फिल्ट्रेशन है और सेटलिंग है। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। पूरा पढ़ाना जरूरी नहीं, मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद चलता हूँ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो भी एफ्लुएंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बचा हुआ जो एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक टैंक होता है जहां पर फैन लगे होते हैं, इसे बोलते हैं एयरेशन टैंक। और इस एयरेशन टैंक में जो एफ्लुएंट है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर खूब सारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, यू नो दैट, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक, अब इन फ्लॉक्स को हम लोग सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में डालते हैं। एक और टैंक होता है सेटलिंग टैंक, उसमें डालते हैं। सेटलिंग टैंक में ये फ्लॉक्स पहुंचते हैं। सेटलिंग टैंक से अब दो एक्टिविटीज हैं, कुछ इनॉकुलेशन की तरह फिर से हम लोग एरोबिक में पहुंचा देंगे, और दूसरा सेटलिंग टैंक से इन बैक्टीरिया के फ्लॉक को हम लोग एनारोबिक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसे डाला जाता है? वो जो फ्लॉक्स बना है और सेटलिंग टैंक में पहुंचा है, सेटलिंग टैंक में पहुंचा है एक्टिवेटेड स्लज, इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड जो सेटलिंग टैंक में पहुंचा है वो इनोकुलम के रूप में एरोबिक एरेशन टैंक में भी भेजा सकता है, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। तो क्वेश्चन था कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किस चीज को हम लोग पहुंचाते हैं? इट इज एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज के हिसाब से ये क्वेश्चन 102 का ऑप्शन नंबर 2 है जो आपको याद रखना चाहिए। इट इज एक्टिवेटेड स्लज दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन के बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 103। आप इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्वेश्चन सिट्रिक एसिड साइकिल से है, क्रेब्स साइकिल से है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो यूं होगा कि ना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नाम का एसिटाइल कोएंजाइम एसे के साथ रिएक्शन करता था, सिट्रिक एसिड बनता था,
फिर सिस एकोनेटिक एसिड बनता था, फिर इसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड बनता था, आपको याद होगा आइसोसिट्रिक एसिड बनता था, फिर इसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनता था, अगर आपको याद है, फिर यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता था, अगर आपको याद हो, फिर यहां पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद सक्सिनिक एसिड बनता था, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड एंड फिर ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। मैंने इसका एक फॉर्मूला पढ़ाया था I-α-SM। ये चार वो जगह पर हैं जहां पर या तो NADH या तो FADH बनेंगे। आइसोसिट्रिक एसिड वाली जगह पर NADH, I, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पर NADH, यस, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड पर FADH और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पर NADH। तो आपको मालूम है ये 3 NADH बने और एक FADH बना, लेकिन NADH FADH ETS में जाएंगे और ETS में जाने के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ये क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से था ही नहीं। वो बोले थे डायरेक्ट एटीपी कैसे बन सकते हैं, तो ईटीएस के द्वारा एटीपी बनाएंगे। यू नो दैट सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनते वक्त एक एटीपी बनती है जो जीटीपी के रूप में बन सकती है। ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ, इट इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का सबस्ट्रेट लेवल है ये, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनते वक्त होता है। सो अब आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक सिट्रिक एसिड साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होगा? एक बार, दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। सो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज वन, दैट इज द ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन लगाएंगे आप जिसमें सबस्ट्रेट लेवल सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड की तरफ बनाएगा। सो द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, it is, you know that it is 4, option 4, that is 1 substrate level। ये आंसर हो गया आपका। तो एक होगा इसका आंसर जहां पर जीटीपी डायरेक्ट बनती है सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिल, सुनो दैट, सक्सिनिक एसिड तक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने आता है और वो यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में पूछते हैं और कुछ ऑप्शन आपके सामने है। जैसे इन्होंने एनाबिना दिया है, आपको मालूम है ये साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह माना जा सकता है। इसके अलावा वॉलवॉक्स दिया है, आपको मालूम है वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, इट इज कॉलोनियल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है क्लोरेला, यस इट इज सिंगल सेल यूनिसेलुलर। इसके अलावा स्पाइरुलिना, नो डाउट स्पाइरुलिना भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी को मान के चलते हैं, चलिए इस ऑप्शन को लेकर के चलते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो। तीसरा ऑप्शन है लैमिनेरिया एंड सारगेसम, आपको मालूम है लैमिनेरिया सारगेसम, ये बेटा ब्राउन एल्गी के मेंबर है एंड यू नो दैट दे आर मल्टी सेलुलर। इसके अलावा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी के हैं, ये भी मल्टी सेलुलर है। तो इसका ऑप्शन क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आप जा सकते हैं, जो बताएगा कि दैट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, इन स्पाइट कि स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, आप लोग याद रखेंगे। 105 के बाद देयर इज अ 106, क्वेश्चन नंबर 106। There is a question related with the wrong statement with reference to immunity, और इम्यूनिटी से लेकर के आपके सामने रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा देखने हैं, और वो क्वेश्चन आपके सामने है। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, fetus receives some antibodies from mother, it is an example of passive immunity. When exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body, it is called as active immunity. When ready-made antibodies are directly given, it is called as
पैसिव इम्यूनिटी। देखिए इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी, फुल रिस्पॉन्स के बारे में तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में दो शब्द लिखे हैं, एक क्विक, दूसरा फुल रिस्पॉन्स। इसमें से जो क्विक है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलिए दूसरे ऑप्शन देखते हैं, फिर हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है फीटस रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। नो डाउट ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी है, जो कि बच्चा मां से लेता है। ओके, इसके अलावा व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। ये भी सही है। एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है? जब हम कोई इम्यूनिटी या तो इन्फेक्शन की वजह से अपने बॉडी में जनरेट करें, या तो हमें कोई डेड एंटीजन डाला जाए। तो जैसे जितना भी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में डेड एंटीजन डाले जाते हैं या लाइव एटीन्यूटेड एंटीजन डाले जाते हैं। तो जो वैक्सीनेशन है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी एक्टिव मतलब हमने खुद इम्यूनिटी बनाई है। इसके अलावा व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। ये भी सही है। पैसिव इम्यूनिटी में आप रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, और इन चारों ऑप्शन की बेसिस पर तो जो पहला ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें क्विक शब्द दिया है। एक्टिव इम्यूनिटी नो डाउट फुल रिस्पॉन्स देती है, लेकिन पहली बार में ये इन्फेक्शन करने की वजह से होती है, तो एक क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता। पहली बार जब चिकन पॉक्स हुआ होगा आपको, उसके बाद एंटीबॉडीज जो बनी होंगी वो फुल रिस्पॉन्स देंगी, लेकिन पहली बार आपको चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ऑल्दो हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर में कंट्रोवर्सी हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, जो कि मुझे रॉन्ग लग रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन समझ में आता है तो 106 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज 107। 107 मैं पहले बता दूं, देयर मस्ट बी सम कंट्रोवर्सी इन आंसर्स। एक आधे आंसर में कंट्रोवर्सी होगी, उससे प्लीज़ ये चेकआउट मत करिएगा कि क्या नॉलेज है क्या नहीं है। प्लीज़ ध्यान से कोशिश करिएगा। 107 में फिर से हमारे पास मैचिंग का क्वेश्चन है। हमें मैच करने के लिए बोला गया कि चलिए मैचिंग करिए। सो सीधे यहाँ पर फ्लोटिंग रिप्स हैं। एक पहला ऑप्शन है फ्लोटिंग रिप्स, दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है, आपको मालूम है एक्रोमियन। इसके अलावा स्कैपुला, और इसके अलावा ग्लिनोइड कैविटी। अब इनका रिलेशन ढूंढना है दूसरे तरफ कॉलम में। पहला है लोकेटेड बिटवीन, पहला है यहां पर लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिप, दूसरी से लेकर सातवीं रिप के बीच में लोकेटेड है। ये क्या चीजें देखेंगे। इसके अलावा हेड ऑफ ह्यूमरस है यहां पर, दूसरा ऑप्शन हेड ऑफ ह्यूमरस। इसके अलावा क्लेविकल यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा डू नॉट कनेक्ट विथ द स्टर्नम, ये एक चौथा स्टेटमेंट है। अब हम लोग इनको सोचने की कोशिश करते हैं। यू नो दैट 7, 3, 2 ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ये रिप्स का नंबर है। इनमें से ऐसी रिप्स हैं जो बेटा वर्टिब्रा में तो हैं लेकिन स्टर्नम में अटैच नहीं है, तो फ्लोटिंग रिप्स का दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। ओके, इसके बाद आपको मालूम है ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस जाकर अटैच होता है। आपको मालूम है हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। इसके अलावा आपके सामने है क्लेविकल। अब क्लेविकल का रिलेशन स्कैपुला से भी है और एक्रोमियन से भी है। सो अब आप देखेंगे कि इसका आंसर हम लोग क्या लगाने वाले हैं। यू नो दैट फ्लोटिंग रिप्स का ऑप्शन फोर्थ में गया, एक्रोमियन का रिलेशन हम लोग क्लेविकल की तरफ लेके जाते हैं, और स्कैपुला की लोकेशन जो हम लोग बताते हैं वो बताते हैं सेकेंड रिप से लेकर के सेवेंथ रिप तक इसका फैलाव है। तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है, जो मैच करके आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 107 था। इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 8 आता है 108, उसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने आ गया। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो बेसिक अमीनो एसिड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल थे लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एटसेट्रा। अब हम लोगों को लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन से रिलेटेड कोई ऑप्शन देखना है। यस, हमारे सामने लाइसिन नाम का एक ऑप्शन है। सो लाइसिन ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। सो लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। सो प्लीज एंजॉय। आगे और लेकर के हम लोग आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट टू जनरेशन वन विद इन अनदर। ये क्वेश्चन थोड़ा प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने प्लांट पढ़ाते वक्त आपको बताया था प्लांट में दो तरीके की जनरेशन है। एक का नाम है स्पोरोफाइट। यू नो दैट स्पोरोफाइट जनरेशन जनरली 2n जनरेशन होती है और दूसरी जनरेशन होती है गैमीटोफाइट। जनरली गैमीटोफाइट ये जनरेशन जो होती है वो n जनरेशन होती है। अब हमें देखना है कि कहीं गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर या स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के अंदर है क्या, और ऑप्शंस में देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने है। तो इन्होंने पहला ए ऑप्शन दिया है, दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो आपको मालूम है ये एंथर है, ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल का पार्ट है ये, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर जो होता है वो 2n पार्ट होता है। ये फिलामेंट और ये एंथर है, ये भी 2n पार्ट है। लेकिन इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन ग्रेन n पार्ट है। You know that pollen grain is the gametophyte, आपको मालूम होना चाहिए। and this anther is sporophyte। तो आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट के अंदर गैमीटोफाइट है, और मैं कह सकता हूं गैमीटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। तो ये एक कंडीशन है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर बन रहा है, इसमें इस गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद इन 2 मेल गैमीट, वो सही नहीं है। सीड इनसाइड द फ्रूट, वो भी सही नहीं है, क्योंकि सीड और फ्रूट दोनों 2n जनरेशन के हैं। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है और उस दोनों मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो वो भी सही नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया है आपको ओव्यूल से लेकर, यू नो दैट ओव्यूल ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजिया, आपको मालूम होना चाहिए मेगा स्पोरेंजिया, और ये 2n पार्ट है, और इसके अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, दैट वी ऑल नो एम्ब्रियो सैक। और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है, आपको मालूम होगा। वी कैन अगेन से दैट एम्ब्रियो सैक इज गैमीटोफाइट। सो यहाँ पर भी गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर है, ये पोर्शन स्पोरोफाइट है। तो स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर डी, इनमें 1 जनरेशन अनदर जनरेशन में है। इसका मतलब 109 का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा 2, जिसमें ए एंड डी आंसर में है। सो ये आप लोग देख लीजिए, ये आंसर में होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व से रिलेटेड है। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 रिलेटेड विद द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, आपने जब कभी भी ये डायग्राम ग्राफिकल वाला बनाया था तो आपने देखा था एक तरफ वाई एक्सिस पे मैंने लिया था परसेंटेज सैचुरेशन, यू नो दैट, और दूसरी तरफ मैंने लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग कंडीशन में इधर और इंक्रीजिंग कंडीशन पर इधर। और फिर ग्राफ हमको कुछ सिग्मॉइड मिला था, सिग्मॉइड ग्राफ मिला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ इसे बोलते थे, या फिर कई बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात होता है। और इसमें मैंने कंडीशंस आपको गिनाई थी कि कब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनेगा और कब डिसोसिएट होगा। तो मैं वो दोनों कंडीशन आपके सामने लिख दे रहा हूँ।
एक है एसोसिएशन की कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की कोशिश करेगा, और दूसरा डिसोसिएशन की कंडीशन, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हटेगी। देखिए ये रहा हीमोग्लोबिन, इसकी तरफ ऑक्सीजन का अट्रैक्ट होना, दैट इज एसोसिएशन, और ये रहा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ऑलरेडी है और इसका टूट जाना, दैट इज डिसोसिएशन। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए आराम से, क्या क्या कंडीशन दी गई है। उन कंडीशन को बताने के पहले मैं एसोसिएशन की कंडीशन बताता हूं। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन PO2 ये ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ेगी। इसके अलावा PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा, तब भी एसोसिएशन होगा। CO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब ये एसिडिक है। अगर PCO2 कम होगी तो H+ आयन कंसंट्रेशन भी कम होंगे, यू नो दैट। इसके अलावा टेम्परेचर कम होगा। तो आप लोग इन कंडीशन को देख लें, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, CO2 कम हो, H+ आयन कंसंट्रेशन कम हो, टेम्परेचर यू नो दैट कम हो, या अगर pH के रेस्पेक्ट में होता तो pH ज़्यादा होने पर भी H+ आयन कंसंट्रेशन कम तो pH ज़्यादा, ये आप लोग समझते हो। ओके, डिसोसिएशन में कंडीशन है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा हो, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, इन सारी कंडीशन में यू नो डिसोसिएशन होता है। समहाउ मैंने आपको डिसोसिएशन से रिलेटेड एक इफेक्ट पढ़ाया था, नाम था बोहर्स इफेक्ट, अगर आपको याद हो। रादर बोहर्स इफेक्ट को समझाने के लिए कई बार ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। चलिए, हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। H+ आयन कंसंट्रेशन में हाइयर होने पर डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। लो PCO2 इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लो PCO2 एसोसिएशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, सही है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नो डाउट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये भी सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद द बाइंडिंग ऑफ O2 विद, बिल्कुल CO2 का पार्शियल प्रेशर बाइंडिंग में कर सकता है। तो आखिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दे आर करेक्ट वन। रॉन्ग है, हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन में A के साथ जाऊंगा और वही लगाऊंगा, दैट हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नो दैट एल्वुलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो है, लेकिन एल्वुलाई में PCO2 ब्लड के रेस्पेक्ट में कम है। 40 और 45 का डिफरेंस है, आपको मालूम है। यानी ब्लड की तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्वुलाई की तरफ कम है। सो एल्वुलाई में PCO2 अगर देखें तो कम है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड, यानी ब्लड में H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वुलाई में कम है। इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत होता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 110 भी आपके सामने मैं सही करता हूँ। तो ओके, ये 20 क्वेश्चन आप एंजॉय करिए।